हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 29 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। हमारे जनरल मैनेजमेंट के जो नोट्स हैं वो आ चुके हैं। अगर आप लेना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी जाके आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि ये पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में है। इसके अलावा हमारा एक व्यापम के जो अभी तक के एमसीक्यूज हैं उन पे बेस्ड एक और ई बुक आपकी जल्द ही आपको मिल जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ करीब 300 प्लस एमसीक्यूज आपके इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको जल्द ही जनरल मैनेजमेंट के लिए मिल जाएगी। और ये कंप्लीटली आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की समरी है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो एग्जाम है उसके अंदर आपको कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना है। आपको सीधा सीधा सा एक हिसाब लगाना है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी चाहे आप मैथ की भी पढ़ लीजिए, आप जनरल मैनेजमेंट की भी पढ़ लीजिए, आप साइंस की भी पढ़ लीजिए, पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इधर उधर भागते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए आप। तो आपको एनसीईआरटी पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स भी हमारे अवेलेबल हैं। स्टैटिक जीके की एमपी जीके भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है। करंट अफेयर्स हमारा आप मंथली भी ले सकते हैं। 6 मंथ का एडिशन भी आपका अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। और 6 मंथ का नेक्स्ट एडिशन जनवरी 2021 में आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स को इंक्लूड इसके अंदर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ साइंस के भी नोट्स हैं, रामबाण नोट्स भी हैं। ये वन लाइनर्स के फॉर्म में है रामबाण नोट्स, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें व्यापम के जितने भी प्रीवियस ईयर के एमपीजीके के क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा आप साइंस की एनसीईआरटी की समरी भी ले सकते हैं, क्लास 8, 9 और 10 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में नवनिर्मित पंचायत भवनों का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो अभी हाल में पंचायत भवन बनाए जाने का जो नाम उनका जो रखने का निर्णय है, ये स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा उनका नाम। इसके अलावा सामुदायिक भवन जो बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर, उनका जो नाम है वो स्वर्गीय राजमाता सिंधिया के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। ठीक है, इन्होंने विभागीय समीक्षा जो ये ले रहे थे, उस बैठक में ये निर्देश इनके द्वारा दिए गए हैं। अगर हम कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है ये 15 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए। 1998 में वे भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और इस पर 2000 तक रहे। 28 दिसंबर 2003 को उनका देहांत हो गया। इनके नाम पर, यानी कि कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर, छत्तीसगढ़ में एक विश्वविद्यालय है जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, जो छत्तीसगढ़ का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है और देश का दूसरा पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो वो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यटन विभाग ने प्रदेश के महत्वपूर्ण पर कम जाने माने पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर विकसित करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में सर्वप्रथम किस जिले के विरासत स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो अभी हाल में पर्यटन विभाग ने कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन वे अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थलों को विकसित करने का निर्णय पर्यटन विभाग ने लिया है, जिसके अंदर सबसे पहले श्योपुर जिले के जो पर्यटन स्थल हैं उनको सबसे पहले विकसित किया जाएगा। ठीक है, श्योपुर जिले की जो ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विरासतें हैं उनको इसके अंदर चिन्हित किया जाएगा। इस क्रम में श्योपुर में सबसे पहले बैठक होगी, उस बैठक में इनको चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद फिर इनको विकसित किया जाएगा। श्योपुर की अगर बात करें तो ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए कि श्योपुर जो है वो मध्य प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला रहा है। आपका जो ग्वालियर का और ग्वालियर के आसपास का जितना भी रीजन है वो आपका हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वंश के शासकों ने शासन किया है। ठीक है, और जैसे मुसलमान जो शासक हैं उन्होंने इसको सियोसुपुर के नाम से
नाम दिया था, जो बाद में चल के अपभ्रंश बन के श्योपुर हो गया। गोंड राजाओं के समय 16वीं शताब्दी में सहरिया के नाम पर इसको श्योपुर कहा गया है। 6वीं सदी में यह अवंती जनपद का हिस्सा था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अगर हम बात करें तो श्योपुर जो है आपका, इसमें नरसिंह महल है, पतंग बुर्ज है, मनोहर बावड़ी है, राजा इंदर सिंह का किला, राजा किशोरदास की छतरियां हैं। उस समय की स्थापत्य कला के बहुत सुंदर नमूने यहाँ पर स्थित हैं। 16वीं सदी में 48 स्तंभों से युक्त राजा नरसिंहगढ़ महल में दरबार लगता था। पतंग बुर्ज का निर्माण भी इसी काल का है, यानी कि 16वीं शताब्दी का है। ठीक है, इसके अलावा 8 स्तंभों पर आधारित पतंग बुर्ज का उपयोग पतंग उड़ाने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी को भी नहीं पता है कि पतंग बुर्ज क्या है और पतंग बुर्ज कहाँ है। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आजकल व्यापम और एमपीपीएससी पूछने लगे हैं, तो आपको इनके लिए मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि ऐसे प्रश्न भी आपको एक दो हर एग्जाम में मिल सकते हैं। आपको फिर लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे हैं, पता नहीं व्यापम कहाँ से प्रश्न पूछता है। पूछ मध्य प्रदेश से ही रहा है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ें, दिमाग में रखें, रटने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि अगर आप रटोगे तो आप उसको याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और अगर हम बात करें तो राधा वल्लभ मंदिर भी है, राजा इंद्र सिंह किशोरदास की छतरियां, बारादरी, गुरु महल, सूरी का मकबरा है, घुड़साल है जो आपकी घुड़शार जीवशाला के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अनेक गौड़कालीन दर्शनीय स्थल भी यहाँ पर है। दरबार हॉल भी यहाँ पर है, दीवाने आम यहाँ पर है जो सिंधिया कालीन दर्शनीय स्थल है। बाकी सीप नदी तो यहाँ पर है ही। ठीक है, और जो आपका और नदियों की अगर बात करें तो कूनो नदी जो है वो यहाँ से प्रवाहित होती है, चंबल नदी भी यहाँ से प्रवाहित होती है, आसपास से पार्वती नदी भी निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से तहसीलों की बात करें तो 5 तहसील हैं आपकी श्योपुर जिले के अंदर। कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें हैं, जिसमें से एक बैडोदा है, कराहल है, विजयपुर है, बीरपुर है और श्योपुर है। ठीक है, ये 5 तहसीलें आपकी यहाँ पर है। 3 विकास खंड है, कराहल, बीरपुर और श्योपुर। ठीक है, तो ये भी आप यहां पर ध्यान रख लीजिए। इसका एक प्राचीन नाम भी है सिपफर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, सिपफर इसका एक श्योपुर जिले का प्राचीन नाम है। इसका गठन जो है वो 25 मई 1998 को किया गया था। ठीक है, 25 मई 1998 को श्योपुर जिले का गठन किया गया था। आपका जो कूनो अभयारण्य है वो भी आपका यहीं पर है, जो आपका नेशनल पार्क बन गया है। पाली एवं सिसईपुरा इको पर्यटन केंद्र हैं यहाँ पर आपके, और अनिरुद्ध सिंह की छतरी भी है आपकी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा डूब कुंड है यहाँ पर, एक डूब कुंड या डूब कुंड जो भी कहना चाहिए, डूब कुंड है यहाँ पर जो काफी मतलब फेमस है। और इसके अलावा एक धनाचपा मंदिर भी आपका यहाँ पर स्थित है। एक्चुअल में ये क्या है, राजस्थान से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। राजस्थान ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए श्योपुर भी उसके आसपास इन सब चीजों से प्रभावित हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक वाराडू किला है। ठीक है, वाराडू किला। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा श्योपुर में शहरिया जो जनजाति है उसका एक संग्रहालय भी बनाया गया है। आपको पता है वही एरिया है आपका जो चंबल का एरिया, जहां पर शहरिया जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला है हमारा, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेके एक धर्म स्वतंत्र अधिनियम जो है वो आ रहा है, लागू किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। शिवराज सरकार, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसी की तरह एक अध्यादेश ला रही है। 29 दिसंबर यानी कि आज कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले 26 दिसंबर को कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी थी। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के कारण सरकार इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से लागू कराने जा रही है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसको अध्यादेश के माध्यम से लागू कराया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी इसको मिलती है तो ऐसे फिर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस प्रकार से कानून बन जाएगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपके जानने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या है, इसके 10 मुख्य पॉइंट हैं इस बिल के। ठीक है, उनको समराइज कर रहे हैं हम। बहला फुसलाकर, धमकी देकर, जबरदस्ती धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा एमपीपीएससी में। ध्यान रखिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून है मध्य प्रदेश का बनने वाला है।
ठीक है। और ये जो अपराध है ये गैर जमानती होगा, इसमें जमानत नहीं मिलेगी। धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा। यानी कि अगर आप इस तरीके से धर्मांतरण करके विवाह करना चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने पहले आपको, विवाह के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इससे रिलेटेड जो भी धर्मांतरण कर रहे हैं, जिनका धर्मांतरण हो रहा है, उन दोनों पक्ष जो है उनको लिखित में आवेदन देना होगा। कम से कम कितने महीने पहले? 2 महीने पहले, ये ध्यान रखिए, 2 महीने पहले देना होगा। बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को भी 5 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है। धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पीड़ित माता पिता, परिजन या गार्जियन के द्वारा की जा सकती है। ठीक है। सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी यहां पर बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा दी जाएगी। जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली जो संस्थाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। यानी कि सजा तो उनको मिलनी तय है, लेकिन उनकी जो संस्थाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। इस प्रकार की धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाएं या लेने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून ये बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो एक कानून आया है लव जिहाद को लेकर, उससे भी स्ट्रिक्ट कानून मध्य प्रदेश बनाने जा रही है। इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह में सहयोग करने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध मुख्य आरोपी की तरह ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने धर्म में वापसी करने पर इसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप शादी के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, ठीक है, धर्मांतरण करते हैं और उसके बाद फिर से आप अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं, तो इसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। पीड़ित महिला और पैदा हुए बच्चे को भरण पोषण का हक हासिल करने का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। आरोपी को ही निर्दोष होने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। जो आरोपी होगा, जो मुख्य आरोपी होगा, वो ही सबूत करेगा प्रस्तुत, क्योंकि जो पीड़ित है वो इसमें कुछ भी नहीं करने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से कानून है। बाकी अब देखते हैं कि ये कानून कितना अच्छा बनता है और इस कानून का कितना दुरुपयोग होता है और कितना दुरुपयोग नहीं होता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपका डाउरी एक्ट है, दहेज एक्ट है, दहेज एक्ट का बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके का बोलना चाहिए कि बहुत गलत तरीके से इसका यूज किया गया है। तो ये धीरे धीरे जो लूप होल्स होते हैं वो लोग निकालने वाले लोग निकाल लेते हैं, फिर करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की जो सहस्त्र धारा है, ठीक है, उसमें स्थित देश का पहला नेचुरल कोर्स नेशनल कैनो स्लालम चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए तैयार है। यानी कि इसकी मेजबानी जो है वो सहस्त्र धारा, महेश्वर स्थित सहस्त्र धारा में करा जाएगा। ठीक है। नेशनल केनो स्लालम चैंपियनशिप का आयोजन। ठीक है। इसमें इस स्पर्धा के लिए, चैंपियनशिप के लिए 300 मीटर में 20 कोर्स जो है वो बनाए गए हैं और ये स्पर्धा 3 से 5 जनवरी के बीच में, 3 से 5 जनवरी 2021 में ये प्रतियोगिता, राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है, इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो प्रतियोगिता में जो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, ठीक है, भारतीय टीम चुनी जानी है एक्चुअल में, तो इसमें जो इस खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा मिलेगा। यानी वो टीम एशियन चैंपियनशिप में जाएगी और एशियन चैंपियनशिप ओलंपिक क्वालिफायर है। यानी कि एशियन चैंपियनशिप में जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको ओलंपिक में मौका मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश में ये प्रतियोगिता जो है वो की जा रही है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में ओलंपियन खिलाड़ी इनाम और रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। उनका संबंध किस खेल से है? देखिए, इनकी जो घोषणाएं हैं वो अगस्त में की जा चुकी हैं, लेकिन अभी हाल ही में 28-29 तारीख को इनको ये अवार्ड्स जो है, एक सेरेमनी आयोजित करी गई थी, एक समारोह आयोजित किया गया था, उसके अंदर इनको अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है। तो ये आप कहें तो एक वीडियो इसके लिए मैं अलग से आपका स्पोर्ट्स का बना दूंगा। ठीक है। जिसमें अभी रिसेंट में, चलिए मैं बना देता हूँ एक वीडियो इसका। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं एक वीडियो इसके लिए आपको बना दूंगा जिसमें इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी के और खिलाड़ियों से संबंधित सब कुछ आपको मैं बता दूंगा। देखिए, इनाम और रहमान जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। इनका संबंध जो है ये हॉकी से है। ठीक है। ध्यान रखिए, वर्ष 2019 के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है, 2019 के लिए। ध्यान रखिए, 2020 का ये सम्मान नहीं है, ये 2019 का सम्मान है। ठीक है। ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी हैं इनाम और रहमान, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्होंने 1968 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था उसमें कांस्य पदक जीता था। ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने इसके अंदर जीता था।
ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है भोपाल में। 2022 का जो खेलो इंडिया का स्पोर्ट्स है वो आपका मध्य प्रदेश में करवाने का प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार को भेजा गया है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो खेलो इंडिया खेलो गेम्स जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। ये जो कार्यक्रम समारोह जो ये हुआ है, इस समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं वो पद्मश्री, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्डी ओलंपियन शूटर जसपाल राणा है। आपको पता है जसपाल राणा जो है, जो मध्य प्रदेश की शूटिंग अकेडमी है, और शूटिंग अकेडमी के अंदर वो कोच हैं और इनको अभी हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। हालांकि ये मध्य प्रदेश के नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये मध्य प्रदेश से इनको द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। चलिए कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश से द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है और किस खेल के लिए मिला है। ठीक है, तो ये गाइस पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।